नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं मेजर जनरल सुधाकर जी। और जैसा कि आप जानते हैं, जनरल सुधाकर जो हैं वो अपने न्यूक्लियर इश्यूज में, न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल में, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में काफ़ी एक्सपर्टीज रखते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर। आपका स्वागत है जनरल सुधाकर। कैसे हैं आप? थैंक यू संजय जी। गुड आफ्टरनून, नमस्कार जी। एंड बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर से आपके चैनल में मेरे को आपने इनवाइट किया, मुझे काबिल समझा कि इस विषय पर मैं योगदान कर सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब विषय आज का जो मुख्य विषय ये है, वैसे तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान नेवर फेल्स टू एंटरटेन, तो वो एंटरटेनमेंट तो चलता ही रहता है, लेकिन उस एंटरटेनमेंट के बीच में एक सीरियस इशू ये आया है कि उन्होंने अपना जो न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर है उसको रिवाइज किया है। तो ये जो न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर का रिवीजन है, इसको हम कैसे देखें? क्या हम इसको ऐसे देखें कि उनका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी रिवाइज हो गया है, और क्या हमें फिर उसको इसी तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए? क्या हमें अपना जो नो फर्स्ट यूज का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसको कम से कम पाकिस्तान के संदर्भ में या ऐसे देशों के संदर्भ में जिनकी एक प्रॉपर न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी नहीं है, जो कंसेंसस से काम करती है, और उनके विषय में दूसरी तरह का एक हमें एक एटीट्यूड रखना चाहिए या पोस्चर रखना चाहिए? संजय जी, मैं ऐसा करूंगा, आपकी सवाल की जवाब देने से पहले मैं कह देना चाहता हूं कि जब से आपने ये मैसेज दिए हैं तब से मैं खूब सारे पॉडकास्ट सुना हूं। जनरल PR शंकर साहब का, ब्रिगेडियर अरुण सेगल, जनरल GD बख्शी साहब का, चंद एक मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, पाकिस्तान और हमारे इंटरनेशनल जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको स्टडी करके मैं थोड़ा सा इस निचोड़ पे आ गया हूँ, जो मैं आपके साथ आज आपके व्यूअर्स के लिए शेयर करना चाह रहा हूँ। और ये मैं कह देना चाहता हूँ कि जो भी कुछ हम सुन रहे हैं, पाकिस्तान ये कर दिया वो कर दिया, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कोई गांव के हाट में कोई सब्जी सब्जी गोभी या अब मूली जैसे नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो झटका लगा है वो तो अभी तक एहसास नहीं कर पाया है। लिव अलोन उसको कैसा कंसोलिडेट, रिपेयर, रिफिट कैसे करेंगे, दैट इटसेल्फ विल टेक अनदर ईयर, मे बी टू। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कोई ऐसा छोटा मोटा कोई टैक्टिक्स या स्ट्रेटेजी नहीं है, इसमें काफी गहरा इम्प्लीकेशन है। मैं जानता हूं उन्होंने क्या बदला है और उस जो बदलाव लाए हैं थोड़ा सा वो। दर्शकों के लिए भी थोड़ा समझा दें, दर्शकों को हाँ, भी थोड़ा समझा दें कि क्या बदला है उन्होंने। ओके। नाउ क्या बदला है, ये सिर्फ एक बात बता देता हूं कि हर हर चाहे इस्लामिक रिपब्लिक हो या कोई डेमोक्रेसी हो या रशिया चाइना का अलग सिस्टम है जो अथॉरिटेरियन रूल है, ज़्यादातर जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करते हैं उनका एक सिस्टम माना जाता है, ये जो कॉलोनियल पावर्स के नीचे जो सर्व किया है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। और ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का जो चेयरमैन होते हैं ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप के पास रखा जाता है। और जो पाकिस्तान में, सीधा पॉइंट पे आ रहा हूं, था उसके बाद फिर मैं व्याख्या में बताने की कोशिश करूंगा संजय जी कि और बाएं दाएं ने क्या क्या उन्होंने मोड़ने की कोशिश की है, मॉडिफाई करने की कोशिश की है। अभी हुआ क्या है कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी मेरे समझ के मुताबिक अभी उन्होंने एक जना के पास रखा है। यूजुअली आप सारे देशों का विश्व में स्टडी करेंगे, वो 3 जनों के पास होता है। उसको बोलते हैं कॉलेजिएट सिस्टम, नहीं, उसको बोलते हैं आपका एक नोटिंग सिस्टम, इनिशिएटर, रेकमेंडर एंड अप्रूवर। मैं सिंपल भाषा से बोल रहा हूं ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आ जाए। 3 जना होना निहाती आवश्यक है। एक कोई इनिशिएट करेगा, उसको कोई रेकमेंड करता है सिंपल भाषा में, और कोई अप्रूव करता है। वही जो अप्रूविंग अथॉरिटी पहले डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता था। अभी जो बदलाव आया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन 27 उनका अमेंडमेंट हुआ है, आर्टिकल 243 अमेंडमेंट हुई है, पावर ऑफ सुप्रीमो, अच्छा, जो आपके चैनल में कहते हैं कि फील्ड मार्शल, चाहे आप कुछ भी हम्म। कह लीजिए, वो फील्ड मार्शल है।
आज के दिन में वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ना केवल आर्मी को रूल कर रहे हैं बल्कि आर्मी के नीचे, ये पहली बार बाय द वे इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। अगर मिलता है, मैं एज अ स्टूडेंट में सीखना चाह रहा हूं कि पहली बार एक आर्मी चीफ जो है वो एयर चीफ को काबू में लिया है और जो नेवल चीफ उसके नीचे रखता है। मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि जो पाकिस्तान का जो एयर चीफ है बाय डेट ऑफ कमीशन, ये मुनीर साहब से सीनियर है। जो बाबर साहब बोलते हैं ना, बाबर साहब का जो डेट ऑफ कमीशन है, ही सीनियर टू द आर्मी चीफ। ये कभी नहीं हुआ। तो इसी गैप को वो ओवरकम करने के लिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर वो अलग चैप्टर है, सेपरेटली पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे कैसा उनका गुस्तम गुस्ता हुआ था, काफी मतभेद हुए थे, एयर डिफेंसेस का कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, कम्युनिकेशन इंटीग्रेट नहीं हो पाया, और एयरफोर्स वाले बोले कि भाई हमेशा एयर डिफेंस आर्मी का जो एयरफोर्स के नीचे आना चाहिए, आर्मी वाले बोले कि सॉरी आप हमारे नीचे आओ। तो काफी कुछ लड़ाई झगड़ा होते रहा, जिसके वजह से हिंदुस्तान ये गैप का फायदा उठाते हुए उनके सारे उनको यहां तक सवाल पूछे, क्वेश्चंस पूछे हैं कि 12 में से जो लॉजिस्टिक टेररिस्ट बेसिस था 11 बेसिस पे हिट हुआ, आपने क्या किया एयर चीफ को? तो एयर चीफ बोलता है भाई मैं आपसे सीनियर हूं, आप मेरे से सवाल क्या पूछ रहे हैं, मैं आपको सवाल पूछता हूं। तो इस किस्म की काफी तर्क बितर हुए हैं। सो आज जो बदलाव हुआ है वो है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं बल्कि मुनीर साहब इंचार्ज में है। ये एक अनोखा किस्म का बदलाव है और हमेशा यह हमारे दर्शकों को मैं बता यहीं पे खत्म करना चाहता हूं ताकि और जो इश्यूज लिंक्ड है उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पीछे उसको बयान दे सकते हैं ना। इसके नीचे तो ये कह क्या सकते हैं कि साहब की इनिशिएटर, रेकमेंडर और अप्रूवर तीनों एक ही हो गए। इनिशिएटर, मैं तो अपने भाषा से सिंपल भाषा से बता रहा हूँ, 3 जना होते हैं। इनिशिएट कोई करेगा, कम से कम 3 जना होते हैं। अभी ये जो पोजीशन लिया है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जब मर्जी हो तब वो बटन दबा सकते हैं। बट इज इट पॉसिबल? नो, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा न्यूक्लियर हथियार जो है ये कोई ऑफेंसिव कंपोनेंट नहीं होता। इट इज ए डेटरेंट, इट इज अ वेपन ऑफ डेटरेंस। जब वेपन ऑफ डेटरेंस होता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, यानी कि उसको इस्तेमाल ना करके आप दुश्मन को डरा सकते हो। डराना किस चीज के लिए? पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर हथियार बनाया है वो किस लिए? वो इसीलिए ताकि हिंदुस्तान का जो मिलिट्री कैपेबिलिटी, उनको यकीन है कि हिंदुस्तान का मिलिट्री कैपेबिलिटी कोई गुना ज्यादा उनसे काफी बड़ा है, किसी भी हालत में उसको वो कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल इट इज बियॉन्ड डाउट। तो एक ही तरीका है न्यूक्लियर वेपन को वो उसको कामयाबी हासिल करना। बट इज इट दैट दे विल बी यूजिंग द न्यूक्लियर वेपन? ना, दिस टाइम विल टेल। ना, यहीं पे मेरे को अलाउ करिए ताकि मैं इधर जो चेंजेस हुए हैं मैं बता दूं आपको क्लैरिटी के साथ। जी न्यूक्लियर जी जी। कमांड अथॉरिटी एक हो गया, उसके नीचे आता है न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक कमांड कमांडर। ये न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक कमांड कमांडर ये एक नया एक उन्होंने हायरार्की क्रिएट किया है। और यहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर जिसको मुनीर साहब नॉमिनेट करेंगे और प्राइम मिनिस्टर उसको अपॉइंट करेंगे बाय एन एक्ट ऑफ लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, ये है न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी कमांड कमांडर, एक आर्मी ऑफिसर। ये 3 स्टार आर्मी मेरे समझ के मुताबिक 3 स्टार है। ये वो सीडीएस विल नॉमिनेट, ही विल रिकमेंड द नेम टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड Prime Minister of Pakistan will appoint him officially by legal means. Now, काम क्या है, रोल क्या है? ये जो अपॉइंटमेंट है ये पहले नहीं हुआ करता था, अभी उन्होंने शुरू किया है। इनका बेसिक मैंडेट जो है वो है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ऑफ ऑल द न्यूक्लियर वेपन्स, प्लस जितने उनके पॉलिसी, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, रूल्स, रेगुलेशंस, डूज एंड डोंट्स जो इवॉल्व करेंगे ये यही करेंगे ना। ये जो नए अपॉइंटमेंट दिए हैं आप इस नजरिया से देखिए। 3-4 चीजें मैं इसी के साथ आपको क्लैरिटी लाने के लिए मैं बता देता हूं कि पहले जो कमांड अथॉरिटी था, आपको जो नेशनल कमांड अथॉरिटी, इनके हेड थे प्राइम मिनिस्टर, उनका कैबिनेट मिनिस्टर्स होते थे, सर्विस चीफ होते थे, ठीक है ना, तीनों एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के तीनों होते थे। अभी ये बदल गया है, एनसीए मुनीर साहब बैठे हैं, न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक कमांडर जो है
ये इज नॉमिनेटेड एंड अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। यहीं पे एक सवाल आता है, तो वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर देन? तो पॉलिटिकल अथॉरिटी जो होता था वो कहाँ गया? तो आप थोड़ा सा कंपेयर करके 2 लाइन में मैं खत्म करता हूं यहीं पे। पहले जो नेशनल कमांड अथॉरिटी होता था, प्राइम मिनिस्टर इज टू बी लीडिंग, उसके नीचे कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, सर्विस चीफ्स होते थे, और इनके नीचे 2 कमिटी होता था। एक कमिटी था ये जो एम्प्लॉयमेंट कमिटी, और दूसरा है डेवलपमेंट कंट्रोल कमिटी। ये सारे चीजों को उन्होंने मर्ज करके ये जो न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक कमांड कमांडर है, इनके नीचे वो ले आए हैं। और इनके जो स्टाफ होते थे, 2 कमिटी के जो स्टाफ, वो स्टाफ होते थे स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन, जो हमारे पॉपुलर लीडर बहुत सुने हैं, और आपके पॉडकास्ट के जरिए से मैं संजय जी काफी बार चर्चा भी किया हूं। उनका लेफ्टिनेंट जनरल किदवई साहब है, अहमद किदवई, काफी लर्नेड, काफी गहरा नॉलेज है उनका। और वेस्टर्न मीडिया में अगर आप जाएंगे, ये पाकिस्तान के एक ये जनरल साहब हैं जो इनके डीजी हुआ करते थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। इनको टाइम टू टाइम काफी डॉक्यूमेंट्स में इनकी रेफरेंस आता है, नॉट बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी इन कॉन्सेप्ट, बट बिकॉज ही इज एक्चुअली द हेड ऑफ और न्यूक्लियर आर्किटेक्चर इन द वर्ल्ड, जिसके ऊपर जिस किस्म की एक काबू होना चाहिए वो नहीं है। ये मेरा मेरा जजमेंट है, मेरा असेसमेंट, क्योंकि मैं कुछ चंद एक डॉट्स को ज्वाइन किया हूं जो बाकी नहीं कर पाए हैं शायद अभी तक। और जो डिसीजन मेकिंग है वो पॉलिटिकल मिलिट्री, ये जो एक कन्वर्जेंस जो लीडरशिप है, वो पहले एक यूनानिमिटी, एक कंसेंशुअल डिसीजन हुआ होता था। अभी वो कंसेंशुअल डिसीजन के जगह मुनीर साहब डिसीजन लेंगे, जो कि बड़ा खतरनाक है, क्योंकि उनको पावर, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 27 और आर्टिकल 243, जिसकी वजह से उनका कंप्लीट जो आप जो लीगल इम्यूनिटी उनको प्रोवाइड किया गया है, लाइफ टाइम, नथिंग कैन हैपन टू हिम, एंड ही कैन टेक एनी कमांड कंट्रोल एंड डिसीजंस व्हिच आर रिलेटेड विथ रिगार्ड टू द नेशन। ही नीड नॉट जस्टिफाई। उसका मतलब यह है कि उनका ना अकाउंटेबिलिटी जुडिशरी की तरफ है, ना लेजिस्लेचर की तरफ, ना कोई सिस्टम जो एक आम तौर पे एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए। तो इसीलिए इसीलिए मैं, अलाउ मी, आई गो ओवर द पॉइंट सो दैट हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इसके ऊपर ग्रास्प आ जाए। तो पाकिस्तान का जो नया सिस्टम है वो क्या है, एक ओवरव्यू में देना चाहता हूं। उसको कहते हैं कि फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस डॉक्ट्रिन विथ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। एक आपके पॉडकास्ट में कुछ दिन पहले हमने ये डिस्कस किए थे कि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है, पाकिस्तान के पास आज के दिन में 170 वेपन सिस्टम्स है, और हिंदुस्तान के पास 180 हैं। 170 में से 30 से 40 हथियार जो है टैक्टिकल वेपन है। टैक्टिकल वेपन जो है अभी तक ग्राउंड में डिप्लॉयड नहीं है, तो उनका जो ईल्ड है, ये एक्चुअली ईल्ड से आइडेंटिफाई और सेग्रीगेट किया जाता है। इसका टैक्टिकल वेपन का जो सब किलोटन की यील्ड में है 0.5 किलोटन ना। 0.5 किलोटन जब मैं कहता हूं, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए उनके ध्यान में ले जाऊंगा हिरोशिमा, नागासाकी हिरोशिमा के ऊपर जो ड्रॉप किया गया था द लिटिल बॉय का टनेज या यील्ड था 15,000 टन्स ऑफ टीएनटी। 15,000 टन्स ऑफ टीएनटी। तो उसका जो किलिंग एरिया जो था, जो इम्पैक्ट एरिया, वो था 3.6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। और लिटिल बॉय को जमीन पे उसको इम्पैक्ट नहीं किया गया था, जमीन के थोड़ा सा ऊंचे लेवल पे किया गया था। और जो न्यूक्लियर ब्लास्ट वगैरह होता है, वो इम्पैक्ट कम्स आउट इन मल्टीपल फॉर्म्स। एक होता है ब्लास्ट, एक होता है फायर, इसी तरह 2-3 और। एक ईएमपी वाला जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा एकदम कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो जाता है। सो ये फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस डॉक्ट्रिन ऑफ विथ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है, ये जो पाकिस्तान ने अपनाया है, क्यों किया है? पाकिस्तान इसलिए किया है कि आपका ध्यान आप कारगिल लड़ाई की तरह ले लीजिए। कारगिल लड़ाई के बाद कारगिल कमेटी में, सुब्रमण्यम कमेटी ने एक रिकमेंड किया था, जिसके बाद हमारे मिलिट्री जनरल साहब, जो कलेक्टर साहब हैं, उन्होंने बताया था कि हमारा कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिया जाए और एनर्जी दिया जाए।
कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का मीनिंग ये है कि ऑपरेशन पराक्रम के दौरान जब पार्लियामेंट का अटैक 13 दिसंबर 2001 को हुआ था, उसके बाद जो पराक्रम के लिए हम मोबिलाइज हुए थे, उस समय ये देखा गया कि जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो इनिशियल 10 डेज लड़ाई का कोड वर्ड देने के बाद 10 से 12 दिन होते हैं, वो 10 से 12 दिन के अंदर हमारे जो स्ट्राइक फॉर्मेशन है वो सही स्थान पे सही समय पर पहुंच नहीं पाए। तो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज करने से पहले पूरा ग्लोबल प्रेशर जो है हिंदुस्तान के खिलाफ बिल्डअप होना शुरू हो गया था। तो जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया कि अभी दूर दूर उनकी डिप्लॉयमेंट ना करके उनका ग्रुपिंग छोटा छोटा किया जाए और उनका जो की लोकेशन प्लान यानी कि इनका जो लिविंग हैबिटेट, ट्रेनिंग एरिया वगैरह वगैरह ये बॉर्डर की पास जाके किया जाए। तो ये इन द मेन टाइम पिछले चंद एक सालों के अंदर ये रीडिप्लॉयमेंट, रीऑर्बिटिंग, रीऑर्गेनाइजेशन करके उनको बॉर्डर के आसपास ले गए हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ हमारा डिप्लॉयमेंट में गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये टॉप सीक्रेट है, सेंसिटिव है। इस किस्म की कॉम्पोजिशन किया गया है। कोल्ड स्टार्ट मतलब जो जहां पे है मिनिमम रिएक्शन टाइम के साथ हुक्म मिलते ही वो स्टार्ट करके दुश्मन के इलाके में चले जाएंगे, दुश्मन को सरप्राइज और डिसेप्शन के जरिए से उसका इलाका को कैप्चर करेंगे ना। यहीं पे आ जाता है इसी को बीट करने के लिए ना। कैप्चर का जब बात करते हैं 3-4 चीजें हैं। एक तो दुश्मन को पता नहीं है। आज के दिन में वी शुड बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान का कंप्लीट जो लैंड एरिया है इट इज कवर्ड विथ बाइड्यू टावर्स। बाइड्यू टावर इज कनेक्टेड टू सैटेलाइट सिस्टम ऑफ चाइना, कंप्लीट सैटेलाइट कवरेज से है। और एक ऑप्टिकल फाइबर उन्होंने 2021 दिसंबर तक बिछा चुके हैं। कहां से? चेंगडू से लेके रावलपिंडी तक। इसका मतलब यह है कि द सैटेलाइट ऑफ चाइना विल कंटिन्यूसली प्रोवाइड द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द डिजिटल डाटा। और जब वो हुक्म देते हैं तो इसी के जरिए से ये हुक्म दिया जाएगा, चाहे आप वेपन प्लेटफॉर्म हो या कोई कमांडर के पास हो। यानी कि असली लड़ाई, कमांड, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस पूरा चाइना के हाथ में कोऑर्डिनेशन में रहेगा। यहीं पे मैं क्लैरिफाई करना, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जब से उन्होंने डिसाइड किया, ये 2016 को उन्होंने डिसाइड किया था, 15 में उन्होंने प्रपोजल दिया था। उसके बाद वो हाइड एंड सीक खेलते रहे। नवाज शरीफ का विजिट हो रहा था अमेरिका में, उनको ग्रिल किया गया। टाइम मैगजीन के जो एडिटर थे उनको ग्रिल किए थे। उन्होंने बोला कि ये नहीं है। हिंदुस्तान को पूछे कि भाई आपका कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, तो हम भी बोलते रहे कि हमारे में कोई कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन नहीं है। अभी क्या हुआ है, देयर इज अ डिपार्चर फ्रॉम कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन टू कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? Yes, I heard about it. Yeah. कोल्ड स्टार्ट टू कोल्ड स्ट्राइक, इसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग 3-4 पहलुओं से मैं बताना चाहता हूं कि ये ऑपरेशन सिंदूर, रशिया यूक्रेन लड़ाई, हमास का अटैक जो इजराइल के खिलाफ हुआ है, उसके बाद जो गुस्तम गुस्ता चल रहा है जो लड़ाई, ये जो 2-3 लड़ाइयों से चंद एक चीजें निचोड़ के उभर के आए हैं। वो है टेक्नोलॉजी हैज ऑलरेडी गॉन ऑन टू अ हायर डोमिनेंस और हायर प्लेटफॉर्म ऑफ यूटिलाइजेशन। टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि पहले जो उसको डोमेन होता था, लैंड, एयर और सी डोमेन में लड़ाई करते थे, वो डोमेन अभी मल्टी डोमेन हो गया है। तो मल्टी डोमेन का मीनिंग क्या है? मल्टी डोमेन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जुड़ गया है, साइबर ऑफेंसिव डिफेंसिव जुड़ गया है, इसके अलावा एक स्पेस प्लेटफॉर्म भी जुड़ गया है। इसके अलावा बहुत सारे नए नए किस्म की वेपनाइजेशन ऑफ न्यूरो साइंसेज वगैरह वगैरह सब नए नए, एवरी सेकेंड देयर इज अ न्यू थिंग। बट ब्रॉडली ये मल्टी डोमेन ऑलरेडी, इसको चाइना ने 2014 को इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज ऑफिशियली, आपकी काबिलियत अगर बढ़ता है तो जनरली कोई देश जो है पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, लेकिन चाइना हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड, व्हाइट पेपर उन्होंने इशू करके अनाउंस किया है पूरा विश्व में कि चाइना इज द ओनली कंट्री विच इज एक्चुअली डेवलप्ड एक्सपर्टीज इन ऑल द 6 डोमेन्स। यह हालांकि अमेरिका के पास था, 2002-2001 में उन्होंने भी इंडिकेट किए थे, उन्होंने करके दिखाया, लेकिन बोला किसी ने नहीं, सिर्फ चाइना इज द ओनली कंट्री, कीप इन माइंड। सेकंड चीज मैं बता रहा हूं कि ये जो फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस है, ये उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट इज वही है जो पहले था। पहले क्या था?
हिंदुस्तान का था कि नो फर्स्ट स्ट्राइक, इजंट इट, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। और पाकिस्तान का उनका क्या था, उनका डॉक्ट्रिन, संजय जी? उनका डॉक्ट्रिन तो ये था कि वो रेड लाइंस, हाँ, अदरवाइज इफ द रेड लाइंस आर क्रॉस्ड देन वी विल अटैक पाकिस्तान विदाउट का, वेटिंग। पाकिस्तान का था कि उनका कोई भी उनका रुकावट नहीं होगा जैसे ही वो चार रेड लाइन होते हैं। चार उन्होंने स्टेटेड रेड लाइन दिए थे। एक है इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, एक है पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन, तीसरा है कोई लैंडमार्क्स जब कैप्चर होता है, और चौथा जो है कोई उनका आर्म फोर्सेस के खूब तादाद में नफरी जब अटैक करके कैप्चर हो जाते हैं। चौथा आपने पिछले पॉडकास्ट में जोड़ा था कि इंडस इंडस नदी का, दे हैव कॉल्ड इट अ ब्लफ। और इसके बीच में ये भी आपको पता होना चाहिए कि किराना हिल्स और चगाई में, जहां मेरे विचार के मुताबिक किराना हिल्स के पास आपका जो नूर खान बेस है, मेरे खबर और जो मैं डॉट्स को ज्वाइन किया हूं, नूर खान बेस के आसपास में टैक्टिकल मिसाइल्स, अलग अलग कंपोनेंट मेटेड, जो हथियार होते हैं मेटेड रखे नहीं जाते हैं। सिर्फ चाइना है स्टार्टेड मेटिंग देम, यूएसए और रशिया के पास कुछ मेटेड रखते हैं। तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, 8 कंपोनेंट, बट मेन कंपोनेंट 3 होता है। एक होता है ट्रिगर, दूसरा होता है वॉरहेड, और तीसरा होता है डिलीवरी मीन्स। पाकिस्तान के पास आज के दिन में 2 डिलीवरी मीन्स है। एक है उसका एयरक्राफ्ट और दूसरा है मिसाइल, मतलब वेक्टर्स जिसको बोलते हैं। नेवल कंपोनेंट उनके पास तैयार नहीं है, उसके ऊपर बहुत जोर लगा रहे हैं। 2030 तक उनका प्लान के मुताबिक खत्म करेंगे शायद, लेकिन मेरे को बड़ा डाउटफुल है। चाइना का हेल्प लेते हुए करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के पास ट्राइड हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड and also tried out, and they have been deployed in suitable location. तो अगर पाकिस्तान ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बदलने की कोशिश करे तो उनका क्या मुद्दा क्या होगा? मुद्दा यही होगा कि ये जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन टू जो कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन है, इसको कैसे वो रोक सकते हैं ना। कोल्ड स्टार्ट से कोल्ड स्ट्राइक जब आप कहते हैं, उसका मीनिंग और तफात जो है, डिफरेंस है, वो इस तरफ है। कोल्ड स्ट्राइक में आप कोल्ड स्टार्ट तो है ही है, हो सकता है कि आप जिस जगह पे बैठे हो या डिप्लॉयड हो वहीं से ही ना हिल के, बॉर्डर को पार ना करके, आप अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, आज जो 6 अलग अलग डोमेन मैंने बताया, अलग अलग डोमेन के जरिए से दुश्मन को क्रिपल कर सकते हैं। दूसरा, आप कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के मुताबिक बॉर्डर को पार करो, दुश्मन के वो जगह के पास जाइए जिसको आप कैप्चर करना चाहते हैं। कैप्चर करने के बाद आपका जो एरियाज हैं, विच आर एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इंटरेस्ट, ये दोनों को मध्य नजर रखते हुए उसको वेपन सिस्टम और अपना जो टेक्नोलॉजी एडवांटेज है, डोमिनेंस है, प्रिसिशन स्ट्राइक करके दुश्मन को आप बर्बाद करिए और उनको डोमिनेंट और डिनाई करने की कोशिश करना है, ये है। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हिंदुस्तान का अगर इतना एडवांटेज और इतना ऑलरेडी प्रोग्रेस हो चुका है, उसका जो वेपन सिस्टम है, न्यूक्लियर वेपन सिस्टम, इसी को रोकने के लिए इस्तेमाल होगा ना। कैसा रोकेंगे? ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, 30 से 40 बताया था, ये 2016 से लेके 2022-23 तक अमेरिका इनके पीछे पड़ा है कि आप मत करिए, आप एक ही जगह रखो। और ये एक जगह मतलब अभी आज के दिन में मेरे असेसमेंट के मुताबिक छगाई और नूर खान बेस के पास या किराना हिल के पास रखा गया है, डीमेटेड है, और मेटिंग करने में टाइम लगता है। 45 मिनट से 1.5 घंटा तक उसको मेटिंग करने में टाइम लगता है। उसके बाद जब वेक्टर में आप लोड करते हैं, वो भी लोडिंग के लिए टाइम लगता है। हिंदुस्तान के पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी इस्तेमाल है, और पाकिस्तान कह रहा है कि ये जो आप कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन आप ये करेंगे, हिंदुस्तान का नजरिया ये है कि उसको सरप्राइज बरकरार रखते हुए दुश्मन को बिल्कुल एकदम ब्लाइंड करना चाहते हैं, ताकि बिफोर इट गोज ऑन टू द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड वी शुड हैव अचीव्ड आवर टारगेट। पाकिस्तान कह रहा है वो करने नहीं देगा। न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन जो आप बात करते हैं, उसके तीन चार पहलू हैं, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर एक, यील्ड एरिया, जो आप नॉर्मल, जो आपको मैंने बताया था 15 टन या 5 टन या 10 टन वाले होते हैं, ऐसा नहीं है। उसका यील्ड एरिया किलोटन सर, किलोटन, किलोटन 16 किलोटन किलोटन। करेक्ट। ये जो अभी ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है,
टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का जो यील्ड होता है इट इज अराउंड 0.5 किलोटन। इसका जो इम्पैक्ट एरिया है ये करीब 800 मीटर से लेके 1.5 किलोमीटर तक होता है। इसके अंदर जो राख हो जाता है, देयर इज नथिंग लेफ्ट, उसके बाद ब्लास्ट इफेक्ट होता है, उसके बाद फायर स्टॉर्म होते हैं, इस किस्म की काफी, और रेडिएशन की वजह से लोग ज्यादा मरते हैं। इसका जो छोटा होने के नाते और टैक्टिकल एरिया में तीन चार चीजें होते हैं। नंबर एक, ये डेलीगेट किया जाता है अथॉरिटी कि क्यों टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल को अमेरिका उनको अलाउ नहीं किया था। जब डेलीगेशन की बात आई तब पता चला कि ये तो स्ट्रेटेजिक नहीं बल्कि टैक्टिकल लीडर को डेलीगेट करना पड़ेगा। वहां पे वो डेंजर आ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नॉन स्टेट एक्टर जिहादियों के हाथ में चला जाएगा, इसलिए उनको रोक के रखा गया है। मेरे खबर के मुताबिक ये अमेरिका का अभी भी उनका एक जनरल साहब पहले 2 स्टार जनरल होते थे, आज के दिन में एक 3 स्टार जनरल है। पूरा इकोसिस्टम फैला हुआ है, जहां जहां पे ये न्यूक्लियर हेड्स है ये अमेरिकन अथॉरिटी इसके ऊपर सुपर इम्पोज करके रखे हैं निगाह रखने के लिए। इसी को मद्देनजर रख के आपको समझना पड़ेगा पाकिस्तान को जो बदलाव है, क्या मुनीर साहब का हाथ में पूरा कंट्रोल आएगा, ये मेरे मन में भी क्वेश्चन है। जैसे हमें कुछ पता चलेगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तीसरा चीज है, क्या ये जो सिस्टम ये बना रहे हैं क्या ये इफेक्टिव है, कामयाब हो सकता है क्या? मेरे विचार के मुताबिक ये एक दिखावा है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। आप बाकी देशों के साथ आप ले सकते हैं। पाकिस्तान इज ट्राइंग टू अडॉप्ट अ मॉडल जो नॉर्थ कोरिया में अभी आज के दिन में अपना रखा है। उस मॉडल को आप नॉर्थ कोरिया में चला सकते हैं लेकिन पाकिस्तान में चलाना बहुत मुश्किल है। क्यों, बाद में हम बताएंगे अगर समय होगा, नहीं तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में जरूर। इंडिया का रेस्पॉन्स क्या है? इंडिया का रेस्पॉन्स मैंने काफी सोचा। संजय जी, आपने पिछली बार बताया था कि एक मिनट आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे, क्योंकि अभी ये सब करने के बाद भी आपने देखा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम बॉर्डर चेंज होते हैं और सिंध का बॉर्डर चेंज हो सकता है। उन्होंने कहा, एक वेस्टर्न आर्मी कमांडर जनरल कटियार ने बोला कि ये पाकिस्तान जो है वो तब तक नहीं मानेगा जब तक हम इसका एरिया कैप्चर नहीं कर लेंगे। तो ये क्या है? व्हाट काइंड ऑफ टैक्टिक इज दिस? ये क्या करना चाहते हैं कि जिसके लिए इन्होंने जानबूझ के पाकिस्तान को ट्रैप में लेने का प्रयास किया है क्या? ये वी आर गोइंग ऑन टू अ वेरी कॉन्फिडेंशियल डोमेन। उसका मीनिंग ये है कि ओनली ओपन सोर्स प्लीज। ओपन सोर्स और मेरे समझ के मुताबिक कि इस बार ये पिछली बार 88 घंटे का लड़ाई हुआ था। अभी मेरे विचार के मुताबिक ये 88 घंटे नहीं, ये जो इनिशियल आपका 22 मिनट में आप 11 लॉजिस्टिक और टेररिस्ट बेसिस को हिट किए थे। 22 मिनट की वो लड़ाई जो है 6-7 रात को 22 मिनट की लड़ाई थी। मेरे अंदाज और असेसमेंट के मुताबिक ये 22 से 45 मिनट के अंदर जो कुछ आप अचीव करना चाहेंगे वो हो जाएगा। मल्टी लेयर्ड टारगेट न्यूट्रलाइजेशन, मल्टी लेयर, ये नॉन लिनियर ऑपरेशन जो हम आमतौर पे आर्मी में या आर्म फोर्सेस में अभी तक बोलते आ रहे थे। नॉन लिनियर का मीनिंग ये है कि ये लाइन से आप पहचान सकते हैं, अलग अलग लेयर, अलग अलग लाइन में आपके अलग अलग फोर्सेस डिप्लॉयड होते हैं अलग अलग टास्किंग के लिए। अभी वो नॉन लीनियर का मतलब आप हथियार और प्लेटफॉर्म को मूव ना करके स्टैंड ऑफ पोजीशन में रह के बॉर्डर की इस तरफ टारगेट्स ऐसा आप चुनेंगे कि वो अलग अलग डेप्थ में पाकिस्तान के हिंटरलैंड और पीछे की तरफ अफगानिस्तान की तरफ भी आप एक समय में बिल्कुल कंसंट्रेटेड एंड कंसर्टेड एफर्ट के साथ, सिनर्जी के साथ आप एंगेज करेंगे। ये मेरा जो मैं थोड़ा बहुत जितना पढ़ा हूं, और उसको पूरा पाकिस्तान विल बी ब्लाइंडेड, नंबर एक। नंबर दो, इसी के साथ आपका सवाल का जवाब ही बता देता हूं, ओपन सोर्स में आने लगा ये। जितने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, न्यूक्लियर वॉरहेड को तब इस्तेमाल करेंगे जब उनके पास वेक्टर्स हो। आज के दिन में अगर मैं कोई अनपढ़ गवार भी बैठूं जो इसका एक काउंटर स्ट्रेटेजी बनाना चाह रहा है, मैं सबसे पहले टारगेट करूंगा पाकिस्तान के उन एयरक्राफ्ट्स को जिसमें मॉड्स जो पॉड होते हैं ना फिट हो रखे हैं न्यूक्लियर वॉरर लेने के लिए, उनको मैं बर्बाद करूंगा सबसे पहले। नंबर दो, उनके 3 या 4 मिसाइल सिस्टम है जिसमें ये फायर किया जा सकता है।
और टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल का जो नासर, एक मिसाइल का नाम है नासर, NASR जो है 60 किलोमीटर टू 75 किलोमीटर को रेंज वो एंगेज कर सकता है, न्यूक्लियर हथियार को फायर कर सकता है। ये जितने भी ये गिने चुने जगह ऑलरेडी हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेस को मुझे उम्मीद है कि पता है, ये ऑलरेडी हम उसको प्लान करके रखे होंगे कि पहला अपॉर्चुनिटी में इनको इनकैपेसिटेट करेंगे ताकि न्यूक्लियर का जो थ्रेट है उसको आप ब्लफ फिर तीसरी बार के लिए या चौथी बार के लिए उसको कॉल आउट कर सकते हैं। यही है बस, इसके आपके सवाल के जवाब में इतना कह सकता हूं, उसके आगे कहना संजय जी आप सहमत होंगे ठीक नहीं होगा, लेकिन इस बार वो जो तो है, ठीक है, लेकिन जब हम कहते हैं कि वी विल कैप्चर पाकिस्तान टेरिटरी, तो दैट मीन्स वी आर कॉन्फिडेंट कि भाई इनका जो न्यूक्लियर मामला है वो कुछ काम नहीं करेगा, हम तो कैप्चर करेंगे। आप कितने चित्र है, आपके पास कितने भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हो, डजंट मैटर, वी आर इंटेंट ऑन कैप्चरिंग योर टेरिटरी। मैं सिर्फ इतना, मैं तो एक रिटायर्ड सैनिक हूं संजय जी, मैं इतना कहूंगा, रिटायर होने के बावजूद भी ये नहीं कि हमारे जो रक्षा मंत्री कुछ बयान दे दिए, तीनों चीफ ने टाइम टू टाइम कुछ बोलते रहते हैं। मैं ओपन सोर्स से पढ़ के जितना मैंने अपने लेवल पे रिसर्च किया है, हिंदुस्तान के पास काबिलियत इतना है। आप देखिए ना, ये कल परसों एक थिंक टैंक, ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक हिंदुस्तान को ग्रेट पावर बना दिया। पहले मिडिल पावर होता था एशिया में, यूएसए, चाइना, उसके बाद हिंदुस्तान ऑफ ग्रेट पावर, उसमें क्लियरली लिखा है ऑपरेशन सिंदूर का जो इफेक्टिवनेस और जो सक्सेस अचीव किए हैं, इट हैड अ मेजर रोल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ दिस माइलस्टोन। तो आप अंदाज लगा, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज के दिन में मैं पूरा कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, पूरी आत्मविश्वास के साथ, हिंदुस्तान के पास ऐसा काबिलियत है, जो चीज आपके मुंह से निकला है इससे भी ज्यादा अचीव करने का काबिलियत है। इतना जी, ही बोलूंगा। ओके, प्लीज कैरी ऑन। सो ये चीज मैंने आपको बताया था अबाउट पाकिस्तान का, इंडिया को करना क्या चाहिए, ये मेरा सोच विचार है। एंड ये सोच विचार के पीछे मैं तो रेकमेंड करूंगा, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को हमें डिबेट करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान में सिर्फ आपकी चैनल है जयपुर डायलॉग, जो इस विषय को बहुत ही गहराई में चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं कहूँगा कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जितने हैं और जो थिंक टैंक्स हैं, चाहे IDSA की बात करिए या UCL, सॉरी आपका क्लॉज की बात करिए या USI, ये एक्टिवली इसके ऊपर डिबेट करके एक हिंदुस्तान का जो ऊपर लेवल पे जो डिसीजन लिया जाता है उनको मदद करना चाहिए। हमारा डॉक्ट्रिन क्या होना चाहिए, डॉक्ट्रिन आप किसी भी नाम से, जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के आधार पर हमारा हो रखा है। मेरा सिर्फ एक काउंटर क्वेश्चन है, हमारे अधिकारी जो ऊपर डिसीजन लेते हैं, न्यूक्लियर लड़ाई एक ऐसा है, उस लड़ाई में जैसे ही कोई जो फर्स्ट यूज कॉन्सेप्ट, जैसे पाकिस्तान का है फर्स्ट यूज, हमारा है नो फर्स्ट यूज। फर्स्ट यूज कॉन्सेप्ट में जो पहले न्यूक्लियर हथियार को यूज करता है, उससे क्या होता है कि आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है विद इन अ पर्टिकुलर रेडियस, वो पूरा बर्बाद हो जाता है। जब टैक्टिकल लेवल कमांडर अपना ऑपरेशनल लेवल कमांडर के साथ बात नहीं कर पाता है, ऑपरेशनल जो है स्ट्रेटेजिक कमांडर से बात नहीं करता है, पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, कम्युनिकेशन जब ब्रेकडाउन हो गया है, तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यहीं पे मेरे मन में प्रश्न आ रहा है कि जो नो फर्स्ट यूज हम बना रखे हैं, मेरे ख्याल से ये कामयाब नहीं होगा, उसको बदलना निहाती आवश्यक है। क्योंकि मेरे पास काफी सारे इनपुट्स आए हैं जो थिंक टैंक है, लीडिंग पर्सनालिटीज, जैसे कि नहीं, हिंदुस्तान को नो फर्स्ट यूज को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, वी शुड स्ट्रेंथन आवर एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजिक डेटरेंट, जैसे अग्नि का आपने MIRV वाला आपने किया है, या ब्रह्मोस का आप कर रहे हैं, जो कैपेबिलिटी दे रहे हैं हाइपोसोनिक कैपेबिलिटी। और दूसरा जो रिकमेंडेशन है मेरा, जो निचोड़ है रिसर्च का, वो उभर के आ रहा है कि मेंटेन कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी फॉर लिमिटेड स्ट्राइक। स्ट्राइक आप वो 4 दिन या 6 दिन का मत रखिए, उसको आप 5 से 6 घंटे के अंदर समाप्त करने की कोशिश करें, उससे ज्यादा मत करिए। तीसरा चीज जो है निचोड़ उभर के आ रहा है कि वी शुड रीइंफोर्स द क्राइसिस कम्युनिकेशन, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों पड़ोस देश हैं और क्रिटिकलिटी इस किस्म की लड़ाई में टाइम टू टाइम उभर के आएंगे।
तो उस क्रिटिकलिटीज को पहचान के हमें क्राइसिस कम्युनिकेशन और कैसे डी एस्केलेट करेंगे। अगर मान लीजिए ये पुश कम्स टू शव, जितना मैं बोला हूँ वो कामयाब नहीं हो रहे हैं, इट इज सपोज टू बी यूज एज अ डेटरेंट नॉट एज अ ऑफेंसिव वेपन, इसके बावजूद भी न्यूक्लियर बॉम्ब अगर फूट जाता है, किसी के हाथ से निकल के दूसरे देश में गिर जाता है, तो ऐसा सिचुएशन में आपस में दोनों देश को डी एस्केलेट करने का कुछ मीन्स एंड मेथड होना निहायत आवश्यक है। तीन चार चीजें हिंदुस्तान को अवॉइड करना चाहिए। नॉट टू चेंज इट्स ओन डॉक्ट्रिन। ये मेरे पास आए हैं बड़े जो जाने माने लोग हैं, नाम मैं नहीं लूंगा, जो इसके ऊपर काफी गहराई में रिसर्च कर रहे हैं कि इंडिया शुड नॉट चेंज द डॉक्ट्रिन टू मिरर पाकिस्तान डॉक्ट्रिन। मेरा यहीं पे काउंटर आर्गुमेंट है, अगर आप चेंज नहीं करेंगे, आप इसको एक डिफेंसिव वेपन की तरह, एक डेटरेंट की तरह यूज करते रहेंगे, जस्ट इन केस पाकिस्तान या कोई भी दुश्मन हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर लेता है, तो आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है तो देश की तरह रहेगा नहीं ना। तो डू यू वांट टू वेट फॉर दैट स्टेज और हैव एन एज ओवर पाकिस्तान और चाइना सो दैट वी कैन कंट्रोल दिस, जैसे बोलते हैं ना, डोमिनेट द स्ट्रेटेजिक एस्केलेशन सिस्टम। दूसरा चीज जो रिकमेंडेशन आया है, इसी में थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा कि इट इज अ ह्यूज मिस्टेक जिस किसी ने भी आपको ये भेजा है। मुझे ये लगता है ना, बहुत सारे थिंक टैंक्स और बहुत सारे लोग जो हैं ये पाकिस्तान को एक रैशनल पावर मानते हैं। पाकिस्तान इज नॉट अ रैशनल पावर। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में खास तौर से जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, ये जो आसिम मुनीर है, वो एक जिहादी मुल्ला है। उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल ही अलग है। मैं आपके वो साथ तो सहमत हूं, आप बिल्कुल सही कुरानिक बात, स्पॉट ऑन। वो कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर से चलता है, जो ये कहता है कि भाई तो हम तो मारेंगे और हम मरेंगे। वो दे हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ शहादत, दे वांट टू ऑब्टेन मार्टरडम। तो भाई वो मार्टरडम मांग रहे हैं, हम तो नहीं मांग रहे ना, सो व्हाई शुड वी हैव दिस नो फर्स्ट यूज। हमें तो ये कहना चाहिए कि जिनकी डेमोक्रेटिक न्यूक्लियर कमांड नहीं है उनके साथ हम नो फर्स्ट यूज नहीं रखेंगे। विथ यू, आई एम टोटली विथ यू संजय जी। और जैसे चाइना है, चाइना की स्टेटेड पॉलिसी नो फर्स्ट यूज है, उनके साथ हम नो फर्स्ट यूज रखेंगे। आई एम विथ यू, आई एम टोटली विथ यू। एंड नॉट विस्टैंडिंग, मेरे पास जो रिकमेंडेशन आया है फ्रॉम वेरी रिलायबल सोर्स, वो कहते हैं कि वी शुड, इंडिया शुड एम्फसाइज इट्स स्ट्रेटेजिक एडवांटेज एंड सर्वाइवेबिलिटी ऑफ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। काफी हद तक मैं ये सहमत हूं, लेकिन जो डॉक्ट्रिन है वहां पे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि आज आपके सामने ही दिल्ली ब्लास्ट के साथ जो जुड़ा हुआ है राइसिन अटैक का प्लान चल रहा था। ये मैं 31 मई को मेरा एक आर्टिकल छपा था, इंडिया सेंटिनल, चीफ एडिटर है जयंत भट्टाचार्य जी। उसमें ये चीजें स्पेसिफिकली मैंने नहीं लिखा था, लेकिन तकरीबन मिलता जुलता जो प्रोफाइल है, मुनीर को फील्ड मार्शल बनाते ही ये सिचुएशन एक देखने में मिलेगा। राइसिन जैसे जो पॉइजन है, उसको अगर एरोसल मेथड से आप स्प्रे करते हैं दिल्ली जैसे सिटी में, दिल्ली में अगर 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो आपका 6 से 8 घंटे के अंदर 500,000 पॉपुलेशन विल बी डेड। ये इतना खतरनाक है। तो इसी तरह एक डर्टी बॉम्ब का भी मेरे पास आया है काफी जगह से। इनका पर्टिकुलरली जो यूरेनियम माइनिंग एरिया है बलूचिस्तान में, वहां से कुछ यूरेनियम चोरी हो गए थे और उन्होंने लोकेट नहीं कर पाया है। मेरा जो मैं डॉट्स ज्वाइन किया हूं विदाउट सेंसेशनलाइजिंग, ये जिहादी ग्रुप्स के हाथ में आ चुका है। अगर जिहादी ग्रुप के हाथ में ये यूरेनियम्स आ जाते हैं, तो ये जो डर्टी बॉम्ब हम बोलते हैं, क्या ये डर्टी बॉम्ब हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? मेरे ख्याल से उसकी बरखिलाफ या उसका काउंटर स्ट्रेटेजी तैयार करना देश के लिए निहायत आवश्यक है। तीसरा चीज यहीं पे मैं आपको ये क्लैरिफाई करके बता देना चाहता हूं कि बाकी सारे अंग्रेजी उन्होंने लिख के दिया है कि लोअर थ्रेशोल्ड किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, हाई थ्रेशोल्ड, लिमिटेड कन्वेंशनल अटैक, क्रेडिबल सिग्नलिंग। एक एक चीज को मैं इसको यहीं पे शेयर करना चाहता हूँ, स्ट्रेंथन द स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर ट्रायड, ये ठीक है, अवॉइड डॉक्ट्रिनल शिफ्ट, स्ट्रेटेजिक गोल इज डिटरमिन ऑन
इम्प्रूव न्यूक्लियर सीबीएम, ये छोड़िए, ये सीबीएम फीबीएम का कोई मीनिंग नहीं। बस मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा संजय जी कि आज समय तो हो गया है आज के ये में कि पाकिस्तान का ये जो चेंज ऑफ डॉक्ट्रिन है, चेंज ऑफ आर्किटेक्चर, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, चंद एक साहब लोग हैं जो फौजी स्पेशलिस्ट हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स, उन्होंने काफ़ी गहराई में स्टडी करके जो ओपन डोमेन में अवेलेबल है पॉडकास्ट वगैरह कर रखे हैं। लेकिन मैं सिर्फ गुजारिश यही करूंगा कि इसके ऊपर और गहराई में जाना निहायत आवश्यक है और इसके ऊपर चर्चा होना निहायत आवश्यक है। मैं खुद को ही मैं चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर ज़्यादा और स्टडी करना चाहता हूं। आज के दिन में पाकिस्तान एक नोटोरियस, एक इरेशनल, एक इनकॉम्पिटेंट, एक इनएफेक्टिव और नेशन विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन और नेशन विदाउट democratic governance, political leadership, one is getting tortured, I think Imran Khan is dead, उसको इसलिए वो कुछ खुलासा नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा हालत में न्यूक्लियर हथियार अगर उसको आप दे देते हैं, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। दिस इज द रेड हेरिंग एंड द बेल शुड रिंग इन द माइंड्स ऑफ द पीपल इन द ग्लोबल ऑर्डर। यूएसए पर्टिकुलरली मस्ट टेक इट एज अ ग्रेट वार्निंग। नहीं तो यही यूएसए के खिलाफ ये जो न्यूक्लियर हथियार का जो स्ट्रक्चर यूज हो रहा है उसको इस्तेमाल करेक्ट करनी होगी। इफ दे गेट द डर्टी बॉम्ब, मेरा मानना यह है कि इफ द टेररिस्ट गेट द डर्टी बॉम्ब तो उसका पहला यूज भारत के विरुद्ध नहीं होगा। यूएसए शुड बी एट रिस्क। मैं तो ज्यादा कहना नहीं चाह रहा था क्योंकि मेरे पास भी थ्रेट कॉल्स और मैसेजेस आने लगे हैं। दे हैव पेनिट्रेटेड सर, संजय जी, they have penetrated into the USA system। मैं टॉपिक बदलना नहीं चाहता हूं, आपका चैनल में शायद you would have covered why nobody is talking about Muslim Brotherhood। मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ जुड़ा हुआ है जमायती के पास ये ऑलरेडी मेरे खबर के मुताबिक ये डर्टी बॉम्ब पहुंच चुका है। और जमायती है क्या? जमायती वाई मुस्लिम ब्रदरहुड को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किए हैं, जमायती के पास ये पहुंच चुका है। जमायती इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाटएवर इज हैपनिंग इन बांग्लादेश। इट इज अ ड्रामा गोइंग ऑन इन बांग्लादेश। सबसे बड़ा थ्रेट हमें यह देखना चाहिए हिंदुस्तान को कि 5 अगस्त 2025 को उनके डीजीआईएसपीआर जो है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद चौधरी साहब, उन्होंने यही दिया था बयान कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर 2 या जो भी नाम से आप पुकारते हैं, हिंदुस्तान अगर बड़े रकम के अटैक करता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के हिंटरलैंड में अटैक करेगा पूर्व दिशा से। और पूर्व दिशा की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। छोटे छोटे मॉड्यूल बना रहे हैं। 4 से 5 लोग बॉर्डर पार करके बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में आ चुके हैं। वेस्ट बंगाल इलेक्शन आपका मार्च के महीने में है, मार्च या अप्रैल महीने में। उससे पहले उनका प्लान के मुताबिक यहाँ पे सीरियल ब्लास्ट की प्लान किया जा रहा है। 3 टन का आपने एक्सप्लोजिव अभी तक रिकवर किए हैं, अभी 12 टन रिकवर नहीं हुआ है। 3 गाड़ियों को आपने रिकवर किए हैं या आइडेंटिफाई किए हैं, अभी 27 गाड़ी खरीदे गए हैं। ठीक है ना। राइसिन आपने इतना पकड़ा है, लेकिन राइसिन और ज्यादा है। राइसिन के पीछे मैं सस्पेक्ट कर रहा हूं कि ये डर्टी बॉम्ब भी कहीं घूम रहा है जमायती के। वी हैव टू वेरी वेरी केयरफुल। नॉट दैट आई एम रेजिंग एन अलार्म, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू adopt preventive measures than to have Pahalgam 2। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनरल सुधाकर जी। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने न केवल जानकारी दी बल्कि आपके जो अनुभव है और आपकी जो गहन इसमें जानकारी के साथ साथ जो आपका ज्ञान है वो भी आपने के साथ साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।